गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद उर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन क्लासेज का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, है ना। चलिए आते हैं, बात करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे यह जो टॉपिक है हमारे देश से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना, समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम बात करते हैं उस टाइम की जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी। कुछ तो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी और कुछ कंपनियां व्यापार करने के साथ साथ हमारे देश को ही अपने अंडर में ले लिया, हमारे देश में ही कब्जा कर लिया। तो ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी की रूपरेखा कैसे है? सबसे पहले भारत में कौन आया और किस तरह से उन्होंने हमारे भारत में व्यापार करने के साथ साथ हमारे भारत के राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी हमारे भारत में कब्जा कर लिया। इन्हीं सब बातों में मैं प्रकाश डालूंगा। आइए बात करते हैं, अब टॉपिक में आ जाते हैं। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आईं। सतही तौर पर तो सबको पता है कि भारत में अंग्रेज आए थे, है ना, और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया, ये सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि अंग्रेज तो तीसरे नंबर में इनका नंबर आता है ना, नाम आता है तीसरे नंबर में। इसके पहले, अंग्रेजों के पहले भी हमारे देश में यूरोपीय लोग आए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पुर्तगालियों का। तो यहाँ से एक प्रश्न भी तैयार होता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो इसका आंसर होता है पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। एक इसमें छोटी सी कहानी है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक पुर्तगाली नाविक था, है ना, वो हमेशा क्या करता था, जल मार्ग होता है, जल में हमेशा नए नए मार्ग की खोज किया करता था। कि जैसे भारत का ही नाम ले ले, तो वो सोचा करता था अक्सर कि भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज कैसे की जाए, और हमेशा जल में ही, है ना, खोजता रहता था भारत का रास्ता। अब भारत का रास्ता क्यों खोजता था? क्योंकि भारत तो पहले से भारत का बहुत नाम था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक समृद्धशाली देश था और लोगों का मानना था कि किसी तरह से व्यापारिक हमारा संबंध भारत से हो जाए तो हम बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए 1498 में एक समुद्री नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। यह समुद्री मार्ग से होते हुए भारत में कालीकट के बंदरगाह में पहुंचा। इसके पीछे एक कहानी है। जब ये भारत आया वास्को डी गामा, है ना, तो वहां का जो कालीकट बंदरगाह पहुंचा तो वहां का जो शासक था जिसका नाम था जमोरिन। क्या बोलते थे उसे? उसका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया, क्योंकि जमोरिन को ये लगा कि शायद अब अपने भारत में भी भारत की जो बस्तियां बाहर जाएंगी, अर्थात अपने भारत का भी व्यापार बढ़ेगा। उसको तो ये नहीं पता था कि ये वास्को डी गामा जो आया है अपने लाभ के लिए आया, है ना। तो कहा जाता है, उसमें इतिहास में दिया है कि जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अत्यधिक स्वागत किया था, है ना। लेकिन इसके पीछे की कहानी वो नहीं जानता था। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है यूरोपियों की भारत के लिए, है ना। इससे क्वेश्चन भी ये बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, है ना। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है वास्को डी गामा? तो कालीकट के बंदरगाह में, है ना। तो ये हो गया पुर्तगाल। इसके बाद जो दूसरी यूरोपीय कंपनी थी जिसका नाम था डच कंपनी, है ना, वो कहाँ शांत रहने वाली थी। उसको लगा कि यार पुर्तगाली भारत पहुंच गए और भारत से बहुत सारा, है ना, धन दौलत कमा रहे हैं,
क्योंकि भारत एक समृद्धशाली देश था। भारत में उस समय अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन हुआ करता था, है ना, मसाले अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते। तो डच को भी क्या लगा, डच को भी लालच आई कि हम तो भाई चूके जा रहे हैं, है ना, हम बैठे रहेंगे तो हम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए 1596 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, इसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए और अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, है ना। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, जिसके बारे में शायद आप सब लोग जानते हैं और ये ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, है ना। इनको लोग बहुत कम पढ़े कि पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और पुर्तगालियों में कौन कौन सी कंपनी स्थापित की। ये लोग सतही पढ़ते हैं, डच के बारे में बहुत कम इतिहास में वर्णन है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तीसरे नंबर में आता है अंग्रेज, जो कि 1599 में भारत आए थे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज सीधे सीधे तौर पर भारत नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में हम सीधे तौर पर आएंगे या युद्ध करेंगे या भारत के से सीधे टक्कर लेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक कूटनीति बनाई, है ना। कूटनीति क्या बनाई कि हम पहले भारत के जो शासक हैं उनसे जाके मिलेंगे और उनसे व्यावसायिक रूप में बातचीत करेंगे, इसके बाद तो हमारे दिमाग में जो चल रहा हो तो करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ जो अंग्रेज आया, हाकिन्स आया था भारत, हाकिन्स भारत आया और दूसरा आया था सर टॉमस रो, हाकिन्स और सर टॉमस रो। ये दोनों मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। एक क्वेश्चन भी यहाँ जनरल नॉलेज का बनता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से दो अंग्रेज अरब में आए, तो उनका नाम था हाकिन्स और सर टॉमस रो, है ना। और प्रश्न यह भी बनता है कि जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय भारत में किस वंश का शासन था, तो किस वंश का शासन था, मुगल वंश का। और ज़्यादा डीपली में पूछेगा तो पूछेगा कि जब अंग्रेज भारत आए उस समय मुगल वंश में किस शासक का शासनकाल था, तो आप क्या बताएंगे, जहांगीर का, है ना। किसका था, जहांगीर। और जहांगीर ने अंग्रेजी कंपनी को सूरत में सर्वप्रथम कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन अंग्रेज ऐसे आसानी से भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित नहीं कर पाए। इसके पीछे उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके पहले ही यहाँ कौन व्यापार कर रहे थे, डच, है ना। तो डच क्या स्वीकार कर लेगा कि कोई दूसरी कंपनी बाहर से आए और हम जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ व्यापार शुरू कर दे, कंपटीशन था। तो सबसे पहले अंग्रेजों को इन डचों से सामना करना पड़ा, है ना, क्योंकि डच बहुत विरोध कर रहे थे, है ना। और अंत में अंग्रेजों ने डचों को, है ना, पराजित किया, युद्ध में पराजित किया और अपने व्यापार को बढ़ाया। इससे क्या हुआ, जब इन्होंने अपने पावर को दिखाया, इन्होंने अंग्रेजी कंपनी ने अपनी शक्ति से डच को खत्म किया, तो जो मुगल शासक जहांगीर था वह भी समझ गया कि अंग्रेज डच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों के पास व्यावसायिक ज्ञान नॉलेज तो था, साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे ऐसे आधुनिक हथियार थे, है ना, जिनके दम पर वो लोग अपने व्यापार को और अधिक बढ़ावा दे सकते थे, है ना। तो अंग्रेज ने सबसे पहले जो वहाँ की महारानी थी, है ना, एलिजाबेथ जिसका नाम था, उसने भारत में किस नाम से कंपनी स्थापित की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था उसका, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित हुई थी, 1600 ईस्वी में, है ना। कब स्थापित हुई थी, 1600 ईस्वी में
इन्होंने भारत में, अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया था। लेकिन शुरू में तो यहाँ के जो शासक थे जहांगीर, है ना, उनको ये लगा कि ये सिर्फ भारत में व्यापार करने ही आए थे। लेकिन इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, शायद अगर उसको पहले पता चल गया होता तो अपना देश कभी गुलाम नहीं होता। और यहाँ एक छोटी सी कहानी है भी है कि जब ये लोग आए थे हाकिन्स और सर टॉमस रो ने, ये बहुत सारे उपहार लेके आए थे जहांगीर को, है ना, जहांगीर को उपहार भेंट किए थे, जिससे जहांगीर बहुत खुश भी हो गया। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये छोटे छोटे उपहार दे के एक दिन एक पूरे देश को ही अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर, इतिहास से हमने क्या सीखा कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन अब ज़रूरत है सीखने की, है ना। ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं ये अपने देश के वास्तविक राजनीति को प्रदर्शित करती है ना, कि आखिर इतना महान शक्तिशाली देश, इतना सामर्थ्य देश, जिसे कि भारत, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो 100 की संख्या में आए थे अंग्रेज यहाँ शुरुआत, है ना, और सिर्फ व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करते करते पूरे देश में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाया और एक दिन इस देश को ही अपना गुलाम बना लिया। तो ये सोचने वाले प्रश्न है, यह एक वैचारिक प्रश्न है, इसमें विचार करने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी कमियां रहीं अपने देश के शासकों में जिन कमियों के कारण उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, है ना। इसके बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत में कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ बनाई थी और धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने व्यापारिक विस्तार किया था, है ना। इसकी अलग से मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, तो उसमें मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी मैं सिर्फ आज बात कर रहा हूँ भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आई, है ना, 1498 में। इसके बाद डच आए 1596 में, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में अपने व्यापार को फैलाया। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये रह नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने अपने शक्ति बल के दम पर डच को पूरी तरह से खत्म कर दिया, है ना। फिर चौथे नंबर में आता है फ्रांसीसी। कौन आता है? फ्रांसीसी। 1668 में फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन इन्होंने भी ज़्यादा दिन तक भारत में व्यापार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज आ गए थे, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अंग्रेजों के पास जो शक्ति बल था, सैन्य बल था, उस बहुत अधिक मजबूत था। और उसी सैन्य बल के दम पर जहाँ 4 कंपनियां आई, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगालियों को तो शासन होना चाहिए भारत में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर डच आए थे तो डच का होना चाहिए था, है ना। फ्रांसीसी आए, उनको होना चाहिए था। तो ये तीनों कंपनियां, पुर्तगाली भी चले गए, डच भी खत्म हो गए, फ्रांसीसी भी खत्म हो गए, और सिर्फ भारत में कौन सी सिर्फ कंपनी बची? अंग्रेजों की, जिसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपनी शासन सत्ता को फैला दिया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की जो वीडियो रही, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें सिर्फ मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करूँगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।